दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान की दो किस्म की भूख होती है। एक पेट की भूख और दूसरी तन की भूख। पेट के भूख को तो इंसान एक बार बर्दाश्त कर सकता है, पर वासनाकारी भूख को बर्दाश्त करना हर किसी के बस में नहीं होता। शायद इसलिए तो हमारे देश में हर 20 मिनट में एक बलात्कार होते रहता है। इस 2 मिनट की मज़ा के लिए इंसान को जानवर बनने में थोड़ी भी देर नहीं लगती। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आप ही लोगों में से कुछ लोगों को तो ये दिन ज़रूर याद होगा। 16 दिसंबर 2016 9 से 9:30 के बीच दिल्ली में निर्भया नाम की एक लड़की के साथ एक बस में ऐसा वैशी और घिनौना गैंग रेप हुआ जिसे आज भी कोई याद करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी की पुनरावृत्ति हाल ही में मुंबई के अंधेरी नगर में साकीनका इलाका में एक 32 वर्षीय औरत के साथ एक टेम्पो में सामूहिक बलात्कार हुआ। हमारे देश में इन जैसे वासनाकारी लोगों की वजह से नारी आज भी सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित तब होगी जब हमारे देश के कानून में कुछ बदलाव होगा। उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिसे देखकर और कोई ये घिनौना अपराध करने से हिचकिचाए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी इन्हीं बलात्कारी अपराधियों के खिलाफ वाली कहानी है। ये उस बेटी की कहानी है, ये उस माँ की कहानी है जिसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो भले हमारे देश के कानून के खिलाफ था, पर उन वासनाकारी बलात्कारी अपराधियों के लिए कल एक सबक बन सकता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग को, जिसका नाम है रास्ता। सुबह के 6 बजे है। माटुंगा के एक बस स्टॉप के पास एक 16 वर्षीय लड़की की सिसकने की आवाज़ वहीं से जॉगिंग के लिए जाने वाले एक बुजुर्ग के कानों पर पड़ती है। उस लड़की की वो हालत देखकर वो बुजुर्ग तुरंत समझ जाता है कि उस 16 वर्षीय बच्ची के साथ क्या हुआ है। वो तुरंत 100 पर कॉल करता है। कुछ ही मिनटों में उस बच्ची को अस्पताल में दिखाया गया है। वहाँ उस पर तुरंत ट्रीटमेंट की जाती है। उस दरमियान उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उस बच्ची पर रात भर सामूहिक बलात्कार हुआ था। आखिर ट्रीटमेंट करते समय ही उस बच्ची की मौत हो जाती है। यह खबर टीवी और पेपर न्यूज़ के माध्यम से हमारे देश के हर एक घर घर में पहुंचती है। 24 घंटे होने के बाद भी उस बच्ची पर बलात्कार करने वाले अब भी नहीं पकड़े। यह बात पुलिस के गालों पर तमाचा मारने जैसी थी। आज इस अपराध को 3 महीने हो चुके हैं। उन बलात्कार अपराधियों को ये ज़मीन खा गई या ये आसमान निगल गया, इसका ज़रा भी पता नहीं चलता। तब एक और खबर माटुंगा नगर में आग की तरह फैलती है। माटुंगा और उसके आसपास के अस्पताल में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्गों लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर के छानबीन के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यह केस पुलिस को सौंप देनी चाहिए। आखिर यह केस उसी इलाके के पुलिस थाने में इंचार्ज लेने वाले एक यंग और स्मार्ट इंस्पेक्टर ओमकार सरपोतदार के हाथ में वो केस आता है। पहले तो वो उसी एरिया में जहाँ रेल लाइट एरिया है वहाँ हर एक वेश्याओं का ब्लड टेस्ट करता है। उन सभी का ब्लड रिपोर्ट देखकर पूरी पुलिस फोर्स हैरान सी होती है, क्योंकि उन्हें सभी वेश्याओं के ब्लड का रिपोर्ट नेगेटिव है ऐसे दिखाई देता है। ओमकार फिर कश्मकश में पड़ जाता है। रावण को मारना है तो विभीषण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो उसी अस्पताल में भर्ती हुए एक HIV पेशेंट को थोड़ा टॉर्चर करता है और फिर उसके ज़रिए ओमकार को एक सच का पता चल जाता है। और ये बात साबित हो जाती है कि सच कितना भी पाताल के अंदर क्यों ना छुपा हो, पर एक ना एक दिन वो दुनिया के सामने आ ही जाता है। उस HIV मरीज के कहने पर ओमकार एक मवाली गुंडे का वेश धारण करके रात के करीब 1 बजे के आसपास माटुंगा के ही एक बस स्टॉप के यहाँ खड़ा होता है। तभी उसे सामने से एक खूबसूरत लड़की आती दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत है जिसे देखकर किसी भी पुरुष की नियत में खोट आ सकती है। ओमकार तुरंत समझ जाता है ये वही लड़की है जिसके बारे में उसने उस HIV मरीज के मुंह से सुना था। ओमकार उसके करीब जाता है। ओमकार कुछ कहे इससे पहले वो अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालती है और कहती है, क्या राजा, क्या इरादा है। वो आगे कुछ और कहे इससे पहले ओमकार उसकी दोनों बाहें अपने हाथों से मरोड़ता है। उसे थोड़ा दर्द होता है। उसे लगता है कि ये आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए उतावला हो रहा है। फिर वो ओमकार की ओर देखकर कहती है, अरे राजा, जब कुआं खुद
पानी लेकर पैसे की प्यास बुझाने आई है, तो फिर ये जोरा जोरी क्यों? कुछ आगे और कहे इससे पहले ओमकार उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगाता है। वो लड़की तुरंत समझ जाती है कि ओमकार कौन है। इस पर वो लड़की ओमकार से कहती है, पर साहब मेरा जुर्म क्या है? इस पर ओमकार कड़क आवाज़ में उससे कहता है, साले एक तो खुद गंदी है, साथ में पूरे तालाब को भी गंदा कर रही है। चल अब मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा जुर्म क्या है। वो उस लड़की को अपने साथ लेकर ही जा रहा था, तब उसको पीछे से एक और औरत की आवाज़ सुनाई देती है, ए ऑफिसर। ओमकार तुरंत पीछे मुड़ता है, तब उसे अपने सामने एक 40-45 साल की औरत दिखाई देती है। वो औरत ओमकार के करीब जाती है और उसके आंखों में आंखें मिलाती हुई कहती है कि जुर्म में तुम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हो। क्या इसने किसी का खून किया है या किसी को लूटा है? उसकी ये बेढंग की बातें सुनकर ओमकार को गुस्सा आता है और वो उसी अंदाज में उससे कहता है, ज़्यादा और कुछ बोली तो साली तुझे भी इसके साथ अंदर डाल दूंगा। एक तो खुद HIV है और दूसरे को भी अपने हुस्न के जलवे से HIV बना रही हो। इस पर वो औरत कहती है, किसकी बात कर रहे हो? उन मरीजों की जो इस वक्त अस्पताल में पड़े हैं। वो कोई साधु और संत नहीं है, वो सिर्फ वासनाकारी जानवर है। किसी अकेली लड़की को देखकर एक भूखे जानवर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। हमने तो बस उन्हें अपना आईना दिखाने की कोशिश की है। हमने उन्हें ऐसी सज़ा दी है जिससे जब भी वो अपना चेहरा आईने में देखे तब उन्हें अपने किए हुए इस कांड की याद आए। इस पर ओमकार उस औरत से कहता है, सज़ा देने का काम सिर्फ कानून का है, ना तुम्हारा है ना मेरा। इस पर औरत चिल्लाकर कहती है, कौन सा कानून और कैसा कानून? तुम्हारा कानून सिर्फ सबूतों को मानता है, किसी के जज्बात को नहीं। तुम जानना चाहते हो हम माँ बेटियों ने ऐसा रास्ता क्यों अपनाया? तो सुनो। यह कहकर 3 महीने पहले जो माटुंगा नगर के एक बस स्टॉप पर 16 साल की बच्ची के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी कहानी वो ओमकार को बताती है। उस औरत की वो कहानी सुनकर ओमकार तुरंत समझ जाता है कि वो 16 साल की बच्ची इसी औरत की बेटी और इस लड़की की छोटी बहन थी। उन दोनों ने अपनी उस 16 साल की बच्ची के साथ किए बलात्कार का बदला लेने के लिए ये सब किया। पर यह बात अब भी उसके समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों को ये एड्स जैसी बीमारी कैसी हुई। इस पर माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखते हुए ओमकार के इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बेटे सांप को अगर अपने बिल से बाहर निकालना है तो बिन का ही सहारा लेना पड़ता है। हम दोनों के पास सुंदर चेहरा और हर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने वाला रूप तो था, पर वो हथियार नहीं था जिससे उन्हें जिंदगी भर घायल कर सके। इसलिए हमने इस एड्स जैसी बीमारी को खुद अपने हाथों से अपने शरीर में आने का आमंत्रण दिया। हमने खुद अपने शरीर में इस एड्स जैसी महाभयंकर बीमारी का इंजेक्शन लगवाया और इसी हथियार से हमने हमारा बदला पूरा भी किया। बस फिर क्या, उस माँ की ये भयानक बात सुनकर मानो ओमकार को एक जोर सा झटका धीरे से लगता है। वो अपने दिल से ये सवाल करता है, क्या एक माँ किसी से बदला लेने के लिए इतना भयानक प्लान कर सकती है? फिर वो आगे कहता है, एक बच्ची का बदला लेने के लिए तुमने अपनी दूसरी बेटी और खुद को इस तरह मौत के कुएं में फेंक दिया, और ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? ये किस तरह का बदला है जिससे तुम खुद पूरी तरह से बर्बाद हो गई? ओमकार की ये बातें सुनकर माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटे मैं ये सिर्फ मेरी एक बच्ची के जाने की वजह से नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा होता तो इस खेल को हम उसी रात को बंद कर देते जिस रात को वो सभी बलात्कारी हमसे मिले थे जिन्होंने 3 महीने पहले हमारी बच्ची के साथ बलात्कार किया था। अब तुम ये सवाल करोगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो वही बलात्कारी थे जिन्होंने तुम्हारी बच्ची के साथ बलात्कार किया? क्योंकि हमारे साथ जो भी वो ये सब करते थे उन सभी से हम यही सवाल करते, क्या तुम्हें अब मज़ा आया कि 3 महीने पहले उस 16 साल की बच्ची के साथ ये सब करते हुए मज़ा आया था? फिर वो आगे कहती है, बेटे इस खेल को जारी रखने की सिर्फ एक ही वजह है, जो कल हमारी बेटी के साथ हुआ वो सब किसी और बेटी के और बहन के साथ ना हो।
मैं तो बस उन बलात्कारी अपराधियों को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जब किसी पर ज़बरदस्ती की जाती है तो उसे और उसके परिवार को कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ 2 मिनट की मज़ा के लिए ये लोग किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमारा ये रास्ता भले ही गलत है, पर उन बलात्कार करने वाले अपराधियों के लिए कल एक सबक बन सकता है। हम तो बस उनमें एक डर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि एक डर ही दूसरे डर को मारता है। अब मैं तुमसे सवाल करती हूँ, जो ये सब मेरी बच्ची के साथ हुआ, वो अगर कल तुम्हारी बहन के साथ हो जाता तो तुम क्या करते? क्या तुम चुप रहते? नहीं ना। वो माँ इस तरह बोल रही थी, पर उसके शब्दों ने मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया। अब मुझे भी यही लग रहा था कि उन्होंने जो किया और वो आगे जो करने वाली है वो कोई गलत नहीं है। जिस तरह सोडे की बोतल को हम ओपनर से खोलने के बाद उस सोडे के अंदर के बुलबुले ज़ोर ज़ोर से कुछ पल के लिए उस बोतल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में वो शांत से हो जाते हैं, ऐसा कुछ मेरे अंदर के गुस्से के साथ हुआ। वो सारी बातें सुनकर मेरा गुस्सा एकदम शांत सा हो गया। मैं वहाँ से कुछ किए बगैर ही लौट आया। मैंने उसी रात ठान ली कि उस माँ के इस बदले को मैं अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दूसरे दिन ओमकार उन सभी एड्स मरीजों को मिलने अस्पताल में जाता है और वो उन एक एक मरीजों से कहता है, मुझे उस लड़की से तुम्हारे सबके बारे में पता चला। तुम ही लोगों ने उस लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे इस जुर्म के लिए मैं तुम सबको मौत की सज़ा दे सकता हूँ, पर मरे हुए को फिर से क्या मारना। जो हालत आज तुम्हारी हुई है वही हालत कल किसी और की ना हो, इसलिए अब मैं तुम सभी से जो बुलवाना चाहता हूँ वही बात तुम मीडिया के सामने बोलो। करे तो क्या करे, आखिर वो सभी एड्स मरीज ओमकार के कहने पर वो सारी बातें मीडिया वाले के सामने कहते हुए ये कहते हैं कि कल अगर तुम लोगों को रात के अंधेरे में कोई खूबसूरत लड़की दिखे तो तुम उसके करीब मत जाओ। वो लड़की अपने खूबसूरती के जलवे से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने की लाख कोशिशें करेगी। अगर तुम उसके जाल में फंस गए तो आज जो हम लोगों की हालत हो चुकी है वही हालत कल तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि वे सभी लड़कियां HIV पॉजिटिव है। बस फिर क्या, ये खबर इस देश के हर एक कोने में टीवी और पेपर के माध्यम से फैल जाती है। जब ये खबर उस 16 साल की बच्ची की माँ सुनती है तो वो ओमकार के पाक इरादे के बारे में समझ जाती है। वो ओमकार को दिल से दुआएं देती है और यहाँ ओमकार सिर्फ इस देश के उन लड़कियों के मोबाइल में सैटेलाइट के ज़रिए ये मैसेज देता है, जिसमें ये लिखा है, कल अगर किसी कारण तुम्हें घर आने में रात को देर हो जाए और तुम्हें कोई रास्ते पर अजनबी पुरुष हो चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो, वो अगर तुम्हारे करीब आए, तुम्हारी और नज़रें भिड़ाए, तो तुम कतई मत घबराना, बल्कि उनकी नज़रों से नज़र भिड़ाना। उसके इस मैसेज पर उसके बड़े ऑफिसर उस पर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ओमकार ने अंधेरे में तीर चलाया है और वो सही निशाने पर ही जाकर लगेगा। और फिर एक रात, इस वक्त रात के 12:15 बजे है। बोरीवली जाने वाली लास्ट ट्रेन छूट जाने की वजह से निर्भया रिक्शा पकड़ने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ी है। उसी बस स्टॉप के ऑपोजिट एक और बस स्टॉप है, जहाँ पर कुछ सड़क छाप लड़के बैठकर दारू पी रहे। उनमें से एक की नज़र निर्भया पर पड़ती है। वो अपने एक दोस्त से कहता है, अरे यार देखना क्या माल है, आज तो पूरी रात रंगीन गुजरेगी, चल साली को खींचते हुए लाते हैं। यह कहकर वो अपने 3 साथियों के साथ निर्भया के पास जाने के लिए निकलते हैं। उन सभी को अपनी ओर आते देखकर पहले तो निर्भया थोड़ी सी डर जाती है, पर बाद में उसे इंस्पेक्टर ओमकार का वो मैसेज याद आता है। उसमें थोड़ा जोश आता है, जैसे वो देखती है कि सामने वाला लड़का उसकी ओर देख रहा है, वो भी अपनी नज़र उससे नहीं हटाती। वो लड़का उसका हाथ पकड़ने ही वाला है, इससे पहले दूसरा लड़का उसको अपनी ओर खींचता है और कहता है, ये क्या कर रहा है? लगता है तूने 1 हफ्ते पहले वाली की न्यूज़ नहीं पढ़ी। इन जैसी लड़कियों की वजह से ही HIV मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर वो लड़का कहता है, पर ये HIV है, ये तुम्हें कैसे पता? इस पर वो दूसरा लड़का कहता है, उसकी नज़रें नहीं देखी? अरे भाई,
ये अगर नॉर्मल लड़की रहती तो हमें इस तरह उसके पास आते देखकर भाग चुकी होती, पर उसकी नज़रों से ये बात समझ में आ रही कि ये खुद हमें अपने पास बुला रही है। नहीं भाई, 2 मिनट की मज़ा के लिए हमें ज़िंदगी भर की सज़ा नहीं भुगतनी। चल यहाँ से निकलते हैं। और फिर उन लड़कों को अंत तक निर्भया उस सड़क से जाते हुए देखती है। और फिर उनके जाने के बाद निर्भया थोड़ी रिलैक्स होती है। उसे अब ये यकीन हो जाता है कि अब वो सेफ है। और फिर उसी वक्त सामने से रिक्शा आती है। निर्भया उस रिक्शा में बैठती है और थोड़ी चैन की सांस लेने के बाद वो ओमकार सर को याद करती है और सहे दिल से उन्हें शुक्र अदा करती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के ज़रिए मैं उन सभी वासनाकारी लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखो। शरीर की भूख ही मिटानी है ना, तो हमारी सरकार ने जगह जगह रेड लाइट एरिया बनाए हैं, वहाँ पर जाओ। इस तरह 2 मिनट की मज़ा के लिए उस स्त्री की उस कोक को तुम बदनाम मत करो। और ये तुम कभी मत भूलना कि इसी कोक से तुम जन्मे हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं फिर मिलता हूँ छूकर मेरे दिल को के अगले भाग में। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो।